जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2 को देखे थे। आज हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे, जिसमें दोस्तों ये कब का क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैकेनिक डीजल यानी कि डीजल मैकेनिक्स का जो 23 जनवरी 2019 को क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों, तो ये डीजल मैकेनिक का 23 जनवरी का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज 2019 का। तो इसमें दोस्तों जितने भी जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, और सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस करने से पहले दोस्तों एक बात, सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद आप वीडियो क्वेश्चन को देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ तक कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है इसमें। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि न्यूटन्स का पहला लॉ क्या कहता है। न्यूटन्स का पहला लॉ जो है दोस्तों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहता है। जड़त्व मतलब क्या होता है दोस्तों, इनर्शिया। क्या कहता है, इनर्शिया। तो अगर किसी वस्तु का दोस्तों इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मास का यानी कि द्रव्यमान का होता है। इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मास का होता है। इनर्शिया यानी कि जड़त्व, जड़त्व का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, द्रव्यमान का होता है। यानी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, अधिक होगा। उसका इनर्शिया भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर का क्या होगा दोस्तों, सही नंबर, सही आंसर। डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि एक विमीय रेखा के अंत में एक स्थिर शीर्ष लगभग डैश लंबा और 1 mm चौड़ा होता है। तो ये दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले दोस्तों ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है। अब अगर इसकी डायमेंशन को हमें दर्शाना है, तो डायमेंशन दर्शाने के लिए हमने क्या बताया था, कि सबसे पहले इस पे एक लाइन इस प्रकार से, सॉरी, पहले एक्सटेंशन लाइन ये खींचा जाएगा इस प्रकार से। क्या होगा, एक्सटेंशन लाइन इस प्रकार से खींचा जाएगा, एक्सटेंशन लाइन। इस एक्सटेंशन लाइन में दोस्तों एक एरो खींचा जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से खींचा जाता है, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये वाला जो कहलाता है वो एक्सटेंशन लाइन कहलाता है। एक्सटेंशन लाइन कहलाता है। और ये वाला जो रेखा होता है ये डायमेंशन लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमेंशन लाइन, या तो विमा रेखा कहलाता है, डायमेंशन लाइन कहलाता है। अब ये डायमेंशन लाइन की दोस्तों यहाँ पे जो ये एरो है, तो एरो का जो लंबाई होता है या थिकनेस होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से होता है। लंबाई या थिकनेस की बात करें तो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो एरो होता है ना, ये एरो, तो एरो देखिए कि जैसे कि ये हो गया इस प्रकार से एरो, ये पूरा का पूरा एरो हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एरो, ये भी क्या हो जाएगा, एरो। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ये जो लेंथ होता है, ये लेंथ होता है। तो ये लेंथ जो होता है वो कितने का होता है, 3 mm का होता है। ये क्या होता है, ये 3 mm का होता है। और ये जो लेंथ होता है ये 1 mm का होता है। क्या होता है, 1 mm का होता है। यानी कि जो तीन, सिर्फ जो ये एरो जो होता है, ये जो एरो होता है, इस एरो का, इसका क्या है, सिर्फ एरो का, अगर ये लेंथ की बात करेंगे तो ये लेंथ कितना होता है, 3 mm का होता है। और इसकी जो ये डायमेंशन होता है, या तो इसको इधर से दर्शाते हैं, इसकी जो ये डायमेंशन होता है ये 1 mm होता है। क्या होता है, 1 mm, यानी कि मिलीमीटर का होता है, 1 मिलीमीटर का होता है। तो अब देखिए दोस्तों क्या बोला, कि एक विमीय रेखा के अंत में एक तीर लगभग 1.5 मीटर लंबा, यानी कि कितना लंबा, 3 mm लंबा होता है, और 1 मीटर चौड़ा, यानी कि 1 मीटर
चौड़ा होता है। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, चौड़ाई हो गया। तो यहाँ पे 3 mm क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अच्छा हाँ दोस्तों, अगर ये एंगल की बात करेंगे तो इसका एंगल कितने का हो सकता है ये, तो ये एंगल लगभग दोस्तों ये कितने का हो सकता है, लगभग 15 से 90 डिग्री के आगे, 15 डिग्री से बड़ा ही होगा। क्या होगा, 15 डिग्री से बड़ा ही होगा। देखिए हमने क्या बताया कि ये जो है ये क्लोज भी हो सकता है, ये ओपन भी हो सकता है, ये क्लोज भी हो सकता है। तो एरो यहाँ पे जो है ये क्या है, ओपन है, ये क्लोज है। तो क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यदि 750 न्यूटन का एक बल 30 kg की गाड़ी को 16 मीटर की दूरी पर धकेलता है तो किया गया कार्य जूल में ज्ञात कीजिए। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे डाटा क्या दिया गया है, फोर्स दिया गया है कितने का, 750 न्यूटन। फोर्स यानी कि बल जो दिया गया है वो 750 न्यूटन का दिया गया है, और मास जो दिया गया है वो 30 kg का दिया गया है, और डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 16 मीटर का। तो हम लोग दोस्तों क्या जानते हैं, जो वर्क हमारा होता है वो फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, 750 न्यूटन है, 750 न्यूटन है। और डिस्टेंस की बात करें या डिस्प्लेसमेंट का कितना है, 16 है। यानी कि 0 से अगर गुना करते हैं, इसको जब गुना करेंगे तो 16 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 16 × 5 = 80 के 0, बाकी यहाँ 8, फिर 16 × 7 = 72 से फिर 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 8 2 10 के 0 1 12 8 20, यानी कि 120, कितना हो जाएगा 120, यानी कि यहाँ पे इतना क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। वर्क कितने का हो जाएगा, इतना जूल का हो जाएगा, यानी कि 12,000 जूल। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, किलो जूल में पूछा गया है। तो किलो जूल कहने का मतलब क्या है कि 3 जीरो को गायब कर देना है, 3 जीरो के बदले यहाँ पे क्या कर देंगे के, यानी कि किलो जूल। तो वर्क जो हो जाएगा कितने का हो जाएगा, वर्क वर्क कितने का हो गया दोस्तों, 12 जूल का हो गया, 12 जूल, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस खतरनाक पदार्थ के, निम्नलिखित में से किस खतरनाक पदार्थ से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तो बेंजीन वाष्प, बेंजीन वाष्प, या तो फिर अदह asbestos कण, या शाकनाशी, या तो आर्सेनिक। तो देखिए दोस्तों, जो लंग कैंसर होता है, फेफड़े में जो लंग कैंसर होता है, वो लंग कैंसर का मुख्य वजह क्या है दोस्तों, asbestos। क्या है, अदह कण मतलब कि इनफ्लेमेट, यानी कि जो जलता नहीं है, जो जलता नहीं है, तो वो asbestos के कारण होता है, asbestos, asbestos के कारण होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि 210 mm इंटू 297 mm डैश आकार के कागज की बीमा है। तो दोस्तों ड्राइंग शीट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो A0 साइज का होता है, सिर्फ मैंने बताया दोस्तों कि पहला सिर्फ A0 साइज को याद रखना है, बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे A0 का याद कर लिया, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा करना है, यानी कि राइट साइड जो होता है, देखिए दोस्तों जो राइट साइड होता है उसको क्या करना है, आधा करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है, तो ये बात याद रखिएगा, चौड़ाई इसमें लंबा से शुरू होता है। तो ये इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आधा करेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 8, यानी कि 2 × 5 = 10, 2 × 18, और फिर 2 × 6 = 8, इसका आधा। और इसको वैसे कहीं वैसे उतार देना है। फिर A2 साइज की बात करेंगे तो इसको फिर से आधा, 2 × 8, 2 × 2 = 4। लेकिन दोस्तों पॉइंट के बाद नहीं लेना है, पॉइंट के बाद नहीं लेना है। फिर यहाँ पे इसको 10 के 10 उतार देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो आधा करेंगे तो A3 साइज आ जाएगा। तो A3 यानी कि 2 दूना 4, फिर 2 × 9 = 18, 2 × 7 = 14, इंटू इसको फिर 10 के 10 उतार देंगे, फिर A4 साइज आ जाएगा। तो A4 साइज में इसको फिर से क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी कि 210, इंटू फिर इसको जैसे का तैसे उतार देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये A4 साइज का हो गया जो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे A4 साइज ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। लोहे का घनत्व तो क्या है, 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या दिया डाटा,
डाटा जो दिया गया है, जो मास हमें यहाँ पे निकालना है कि यानी कि द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान या मास कितना होगा, जिसकी भुजा यानी कि लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर है। लेंथ क्या है, 2 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों किसी घन का, अगर किसी घन की बात करें तो किसी घन का सब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होता है, सब बराबर होता है। सब क्या होता है, बराबर होता है। तो सब बराबर जब होता है यानी कि सभी भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा, 2-2 सेंटीमीटर का। सब भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो 2 सेंटीमीटर का, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम एल क्यू। एल क्यू या तो ए क्यू, भुजा जो मानेंगे वही हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा ये, 2 के पावर 3 यानी कि वॉल्यूम आयतन कितना हो जाएगा, 8। 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी की बात करें दोस्तों, तो डेंसिटी कितना दिया गया है, डेंसिटी कितना दिया गया है दोस्तों, तो ये 7.8 ग्राम प्रति यानी कि ये सीजीएस यूनिट में दिया गया है। तो मास भी हमारा किस में निकले, ग्राम में। तो डेंसिटी बराबर हमारा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, तो ये डेंसिटी और वॉल्यूम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मास कितना निकल करके आएगा, डेंसिटी हमारी 7.8 इंटू वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास कितना हो जाएगा, 8×8 = 64 के 4, बाकी हाथ 6, फिर 8×7 = 56 और 6 62, यानी कि 62.2 ग्राम, 62.2 ग्राम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस एक अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, पिछले क्लास में भी हमने बताया था दोस्तों कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों, तो इसकी खूबी क्या क्या है, ये टॉक्सिक है यानी कि जहरीला है। क्या है, टॉक्सिक है। फिर कलरलेस भी है, कलरलेस भी है, फिर कलरलेस हो गया, फिर जहरीला हो गया, स्वादहीन यानी कि स्मेल लेस, गंधहीन, गंधहीन भी, स्मेल लेस, स्मेल स्मेल लेस, और साथ ही साथ दोस्तों ये ऑर्डर लेस भी है, ऑर्डर लेस, ऑर्डर लेस। ऑर्डर लेस कहने का मतलब क्या है दोस्तों, स्वादहीन है ये। क्या है, स्वादहीन। टॉक्सिक यानी कि जहरीला, टॉक्सिक यानी कि क्या है ये दोस्तों, जहरीला है, जहरीला। फिर कलरलेस मतलब दोस्तों ये रंगहीन है, रंगहीन है। और स्मेललेस मतलब क्या है दोस्तों, गंधहीन है। ये क्या है, गंधहीन है। उसके बाद ऑर्डरलेस कहने का मतलब दोस्तों स्वादहीन है, यानी कि इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। स्वादहीन कहने का मतलब क्या, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। तो वो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया गया दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या था, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, और मीथेन का CH4, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, कि हमारे आहार में हरी और पीली सब्जियां हमें भोजन के रूप में अधिकांशतः कौन सा तत्व प्रदान करती है, कौन सा तत्व प्रदान करती है। तो देखिए दोस्तों, जब हम भोजन की बात करते हैं, भोजन की बात करते हैं दोस्तों, तो चाहे हरी सब्जी होगी, यानी कि हरी सब्जियां या पीली सब्जियां जो भी होता है, उसमें हमें अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होता है, अधिकतम यानी कि लगभग प्रायः क्या होता है, पोटेशियम पाया जाता है। क्या होता है, पोटेशियम पाया जाता है दोस्तों। हरी सब्जियां और पीली सब्जियों में क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, पोटेशियम की बात करें तो सबसे अधिक किस में पाया जाता है, सबसे अधिक कौन कौन से भोजन में पाया जाता है। तो इसमें दोस्तों हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि आलू जो होता है दोस्तों, जो सफेद आलू होता है, व्हाइट पोटैटो या सफेद आलू जिसको हम कहते हैं, सफेद आलू, सफेद आलू, तो इसमें पाया जाता है। इसके अलावा और हम एवोकाडो में भी पाया जाता है दोस्तों, जो एवोकाडो, एवोकाडो होता है। फिर इसके अलावा दोस्तों बनाना यानी कि केला में भी पाया जाता है। क्या होता है, बनानास यानी कि केला में भी पाया जाता है। एवोकाडो, एवोकाडो, बनानास या व्हाइट पोटैटोज, इस सब चीज़ों में पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 500 ग्राम 500 ग्राम द्रव्यमान के धातु के उस खंड की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए जिसकी तापमान 80 डिग्री तक सेल्सियस तक बढ़ जाता है जब यह 10 किलो जूल ऊष्मा को अवशोषित करता है यानी कि दोस्तों यहाँ पे मास कितना दिया गया है, 500 ग्राम दिया गया है, 500 ग्राम दिया गया है, 500 ग्राम। और टेम्परेचर यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया गया है, 80 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और जो ऊर्जा हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 10 किलो जूल को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमें पूछा क्या गया है, स्पेसिफिक हीट, इसे सी भी कह सकते हैं तो स्पेसिफिक हीट, जैसे कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे। हमें यहाँ स्पेसिफिक हीट चाहिए तो स्पेसिफिक हीट को एक तरफ ले जाएंगे यानी कि हीट, बाकी सबको बराबर के उस पर एम और डेल्टा टी, एम डेल्टा टी। मास क्यू हीट कितना है दोस्तों, 10,000 जूल, 10,000 जूल अपॉन मास कितना है 500 ग्राम। चेंज इन टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। अब इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अगर इसको काट दें तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 का 5, 5 दूना 10, यानी कि बच गया ऊपर 2, नीचे 8, नीचे 8। अब इसको काटने से कितना बार में कट जाएगा, यानी कि पॉइंट में आंसर आएगा 0.8 दूना 16, 8 पचे 40, 8 पचे 40, यानी कि इसका जो स्पेसिफिक हीट निकल करके आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट कितना होगा 0.25 जूल पर ग्राम पर केल्विन, पर ग्राम पर केल्विन। देखिए दोस्तों, पर ग्राम पर केल्विन कहने का हीट का क्या था, जूल है, तो ऊपर हम क्या रखेंगे, जूल रखेंगे, नीचे मास का केजी है, केजी में, लेकिन यूनिट यहाँ सब सीजीएस में है तो यहाँ पे ग्राम में रखेंगे, और चेंज इन टेम्परेचर हमारा केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.25 यानी कि डी नंबर का बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दोस्तों कि डैश जीव द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के लिए शारीरिक समायोजन है, शारीरिक समायोजन है। देखिए दोस्तों, शारीरिक समायोजन कहने का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण जैसे जैसे बदलता है, क्या होता है, जैसे जैसे बदलता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ढलना पड़ता है। क्योंकि अगर अगर आप पर्यावरण के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आगे नहीं चल पाएंगे, आगे नहीं चल पाएंगे, यानी कि मुश्किल आपके लिए कठिन होगा। तो हर एक जीव के लिए ऐसा क्या है कि पर्यावरण यानी कि समय के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ बदलना चाहिए, तो उसी को कह सकते हैं शारीरिक समायोजन। तो वो क्या कहलाता है, एक्लिमेशन, यानी कि पुनरानुकूलन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्लिमेशन, एक्लिमेशन क्या कहते हैं, एक्लिमेशन। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या उसे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों कि बाइनरी को दशमलव के डैश के बराबर है, डैश के बराबर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, कंप्यूटर की ये आईटीलीटीसी से क्वेश्चन है, तो बाइनरी नंबर क्या होता है। पहले दोस्तों नंबर के बारे में जान लेते हैं हम लोग, तो नंबर क्या क्या होता है। तो नंबर देखिए दोस्तों, पहला क्या है दोस्तों, बाइनरी नंबर होता है, क्या होता है, बाइनरी नंबर होता है। तो जो बाइनरी नंबर होता है, तो बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है, जो 0 और 1 होता है वो बाइनरी नंबर कहलाता है, 0 और 1 क्या कहता है, बाइनरी नंबर कहलाता है। फिर एक क्या होता है, ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर जो होता है वो क्या होता है, 0, 0 से शुरू होता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओ 7, 7 तक ही रहेगा दोस्तों, 8 नहीं आएगा, 7 तक ही रहेगा, 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अंक है इसमें, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। लेकिन इसमें ऑक्टल नंबर है, लेकिन 8 इसमें नहीं आएगा, 8 इसमें नहीं आएगा, तो ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है दोस्तों, डेसिमल, क्या होता है, डेसिमल, जो कि दशमलव लिखा गया है, डेसिमल क्या कहता है दोस्तों, डेसिमल। तो डेसिमल कितना होता है दोस्तों, तो ये 10 अंक का होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। तो ये 9 तक ही रहता है, इसमें 10 नहीं आता है, इसमें 10
नहीं आता है। तो ये क्या कहलाता है? डेसिमल कहलाता है। क्या कहलाता है? डेसिमल कहलाता है। क्या था दोस्तों? ये डेसिमल था। इसके अलावा क्या आता है दोस्तों? एक हेक्सा डेसिमल होता है। हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल। तो हेक्सा डेसिमल में दोस्तों ये क्या होगा? फिर से 0 1 2 3। देखिए दोस्तों, हेक्साडेसिमल में पहले तो एज इट इज 10 9 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा। ये सेम कहाँ तक जाएगा? 9 तक। 0 से 9 तक जाएगा। ये 0 से 9 तक जाएगा। लेकिन जैसे ही 10 आएगा तो 10 को यहाँ पे क्या बोला जाता है? ए बोला जाता है। 10 को ए, और 11 को बी। 11 को बी बोला जाता है। फिर 12 को सी बोला जाता है। 12 को सी। 13 को डी बोला जाता है। 13 को डी। और 14 को ई बोला जाता है। 14 को ई बोला जाता है। और 15 को एफ बोला जाता है। 15 को क्या बोला जाता है? एफ बोला जाता है। 15 को एफ बोला जाता है। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? हेक्साडेसिमल हो जाता है। ये क्या हो जाता है? हेक्साडेसिमल हो जाता है। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा? इधर 10 था, फिर 11 12 13 14 15 16, कितना हो जाएगा? 16। तो ये क्या कहलाता है? हेक्साडेसिमल कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? कि बाइनरी, ये बाइनरी नंबर में दिया गया। जैसे कि देखिए, बाइनरी नंबर हमने क्या बताया कि बाइनरी नंबर को 0 1 से दर्शाया जाता है। तो ये बाइनरी नंबर में दर्शाया गया है। तो जब बाइनरी नंबर में दर्शाया गया है, अब इस बाइनरी को क्या करना है? इस डेसिमल में, यानी कि इसमें कन्वर्ट करना है। इस बाइनरी से क्या करना है? इसमें कन्वर्ट करनी है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? चलिए दोस्तों, अगला पेज इसके लिए हम लोग लेते हैं। इसको सेव कर देते हैं दोस्तों। अगला पेज हम लोग ले लेते हैं। तो ये पेज हमारा दोस्तों सेव हो गया। ये दोस्तों पेज सेव हो गया है। अब इसको हम लोग दोस्तों डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं कि जो बाइनरी और डेसिमल को चेंज करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इसको क्या करना है? राइट साइड से क्या करना है दोस्तों? राइट साइड से बाइनरी नंबर हमारा क्या है दोस्तों? बाइनरी नंबर की बात करें तो बाइनरी नंबर में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। बाइनरी नंबर में कितने डिजिट है? 2 डिजिट होता है। और 2 डिजिट में कौन कौन है? 0 और 1 है। क्या है? 0 और 1 है। तो जब हमें बाइनरी से डेसिमल में जाना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा? राइट साइड से अंक को उठाएंगे। पहले हम 0 पावर से शुरू करेंगे। 2 के पावर 0 लेंगे, क्योंकि बाइनरी बाइनरी नंबर कितने का अंक होता है? 2 अंक का होता है। तो 2 के पावर 0 लेंगे, इंटू इस 1 को यहाँ पे रखेंगे। फिर 2 के अंक 0 से पावर को बढ़ते जाएंगे। फिर 2 के पावर 1 लेंगे। 2 के पावर क्या लेंगे दोस्तों? 1 लेंगे। फिर गुना, फिर अगला क्या है? ये 0 हो जाएगा। फिर 2 के पावर 2 लेंगे। फिर अगला अंक क्या है? इसको लेंगे, इस 1 को लेंगे। किसको लेंगे? इस वाले 1 को लेंगे। प्लस फिर 2 के पावर 3, फिर इस 0 को लेंगे। फिर प्लस ये 2 के पावर फिर कितना हो जाएगा? 4। फिर इस 0 को ले लिए, फिर इस 1 को लेंगे, इंटू 1। प्लस 2 के पावर 5, इंटू इस 1 को ले लिए, फिर से इस 1 को लेंगे, प्लस 2 के पावर 6। फिर इस 0 को लेंगे, फिर 2 के पावर 7। 2 के पावर 7, इंटू 1 को लेंगे, प्लस प्लस अब 2 के पावर क्या लेंगे दोस्तों? 8, इंटू लास्ट में क्या बचा? ये 1 बचा है। तो ये 1 को ले लेंगे। तो ये हमारा, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेसिमल में आ जाएगा। तो 2 के पावर 0, देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि किसी के पावर में 0 है, x का पावर 0, इसका मतलब क्या होता है? 1। अगर हम 50 के पावर 0, तो इसका मतलब भी 1। 100 के पावर 0, इसका मतलब 1। मतलब कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 2 के पावर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 इंटू 1, प्लस 2 के पावर, अब 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस 2 दूना, 2 का पावर 2 दूना 4, इंटू 1, प्लस 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0। फिर 2 का पावर 4 कितना? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। तो 16 इंटू 1। फिर 2 के पावर 5, यानी कि ये 32, प्लस 2 के पावर 0, यानी कि 0 से गुना है तो ये 0 हो जाएगा। इसको गुना करने, देखिए तो इसको गुना करने की जरूरत ही नहीं है। जब 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो ये 64 आने का, यानी कि 2 के पावर 7, 128, प्लस 2 के पावर 8,
तो यहाँ पे 128 गुना 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों वही आएगा। तो 2 के पावर 8, 256 इंटू 1, 256 इंटू 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये जीरो को गायब कर देंगे, प्लस 1 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 128 प्लस 256, 256। अब इसको दोस्तों जोड़ लीजिएगा, जोड़िए 132, 128 और 132, यानी कि 2, 8 2 10 के इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 2 10 के 0, फिर 3 2 5 और 1 6, यानी कि 160 आ गया। ये कितना आ गया 160। अब ये 256 है, तो इस 4 को अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। इस 4 को मिलाएंगे इसके साथ दोस्तों तो 260, और यहाँ पे कितना हो गया 16 और 1 17 बच जाएगा, यानी कि 260 प्लस 160 प्लस 16 और 1 17। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, फिर 4 12 और 1 13 के 3, फिर 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ गया 437, यानी कि 437 ये क्या हो गया डेसिमल नंबर आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों डेसिमल नंबर आ गया। तो इसका अंकों का योग 437, तो ये क्या हो गया डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। तो ये कौन सा ऑप्शन है 437 कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि डैश एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो दो चीज दोस्तों, एक क्या होता है मालवेयर, क्या होता है मालवेयर, मालवेयर, और दूसरा क्या होता है फायरवॉल, फायरवॉल। तो मालवेयर का काम क्या है दोस्तों कि जो भी सॉफ्टवेयर होगा ये उसको नुकसान पहुंचाएगा, सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर ये इसको क्या करेगा नुकसान पहुंचाता है, सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाएगा, क्या करेगा नुकसान करेगा, यानी कि खराबी करता है, नुकसान करेगा सॉफ्टवेयर को, नुकसान करेगा यानी। लेकिन फायरवेल का की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर को सुरक्षा प्रदान करता है, सॉफ्टवेयर को क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है, सॉफ्टवेयर को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। मालवेयर क्या करता है सॉफ्टवेयर को नुकसान करता है, नुकसान करता है, और फायरवॉल क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए, तो सुरक्षा बनाने के लिए कौन करेगा फायरवॉल, कौन है फायरवॉल जिम्मेवार है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी आवेश Q को 8 वोल्ट के पार ले जाने में 36 जूल कार्य किया जाता है तो Q कूलम में ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो Q इक्वल टू क्या होता है वर्क डन अपन वोल्टेज, वर्क डन अपन वोल्टेज। Q हमारा क्या दर्शाता है, Q हमारा आवेश यानी कि चार्ज को दर्शाता है, W हमारा क्या दर्शाता है कार्य को दर्शाता है, और V हमारा वोल्टेज को दर्शाता है। V क्या दर्शाता है वोल्टेज को दर्शाता है, V वोल्टेज को दर्शाता है, V वोल्टेज को दर्शाता है, V वोल्टेज को दर्शाता है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा क्या निकालना है इसमें फिर चार्ज निकालना है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है वर्क डन अपन वोल्टेज। तो वर्क डन बराबर कितना है यानी कि 36 जूल है, वोल्टेज कितने का है 8 का है। तो ये काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 8 चौके 32 8 पचे 40, 8 चौके 32 8 पचे 40, यानी कि चार्ज कितना हो जाएगा 4.5 कूलम, 4.5 कूलम, 4.5 कूलम, यानी कि सी नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 90 डिग्री सेल्सियस पर आधा लीटर गर्म जल 10 डिग्री सेल्सियस पर 3.5 लीटर ठंडा जल के साथ मिलाया जाता है, तब अंतिम साम्य तापमान डिग्री सेल्सियस में ज्ञात कीजिए यदि कोई उष्मा त्यागी नहीं होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का हीट जो है लॉस नहीं होता है, हीट लॉस नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों इसको हमने दोस्तों 2 बार बताया है, पीछे हर एक शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने इसको डिटेल से दोस्तों बताया है। जब
हीट एंड टेम्परेचर का क्लास कर रहा था दोस्तों, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का। तो उसमें दोस्तों इसको मैंने डिटेल से बताया कि ये कैसे आता है। यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसका ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये क्या है कि पहला एक गर्म पानी है और दूसरा क्या है, ये ठंडा पानी है। क्या है, ठंडा पानी है। ये गर्म पानी है, ये ठंडा पानी है। तो जब ये हॉट वाटर है, यानी कि पानी है, ये हॉट वाटर है ये, और ये क्या है, कोल्ड वाटर है। तो जब हॉट वाटर है तो इसका तापमान क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका तापमान कितना है, T1 तापमान है, यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और इसका ये ठंडे पानी का तापमान कितना है, T2 है, जिसको कितना दिया गया है, 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। लेकिन इसके मास की बात करें गर्म पानी का, वो कितना द्रव्यमान है। द्रव्यमान या वॉल्यूम को दोस्तों अगर दोनों लीटर में है तो लीटर में रहने दो। अगर एक मास और एक लीटर में होता तो यूनिट को चेंज करते हैं। लेकिन दोनों यूनिट अगर लीटर में है तो उसको लीटर में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका मास बोलो या वॉल्यूम कितना दिया गया है, आधा लीटर है। आधा लीटर है, यानी कि हाफ लीटर दिया गया है मास, या तो वॉल्यूम हाफ लीटर है। और इसका मास जो दिया गया है, जिसको M2 मान लेते हैं, ये कितना दिया गया है, तो ये 3.5 लीटर। 3.5 लीटर यानी कि 3 इस प्रकार से, तो 3 दूना 6 यानी कि 7/2। 3.5 लीटर यानी कि 7/2 जो लीटर दिया गया है, 3.5 लीटर हो गया ये। तो देखिए दोस्तों, अगर इन दोनों पानी को मिलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका तापमान क्या होगा, 90 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। 90 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा दोस्तों, कम होगा। तो तो इसका क्या होगा दोस्तों, जब ये गर्म है तो ये क्या होगा, ठंडा होगा। और ये ठंडा है तो ये तो इसमें टेम्परेचर, जैसे देखिए दोस्तों, हीट ट्रांसफर कंडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब अधिक तापमान इसमें है और इसमें कम तापमान है, तो हीट ये तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का तापमान सेम ना हो जाए। दोनों का तापमान सेम ना हो जाए तब तक ये हीट क्या होगा, ट्रांसफर होता रहेगा। क्या होगा, ट्रांसफर होता रहेगा। तो जब ये हीट ट्रांसफर करेगा तो जाहिर सी बात है कि तापमान इसमें क्या होगा, 90 से कम होगा और 10 डिग्री से अधिक होगा। तो इसका फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं क्या है, TF है। क्या है, TF है। तो इसको दोस्तों हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूं। और इसको, लेकिन सबसे पहले दोस्तों इसको हम बनाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हम बता देते हैं। तो ये टेम्परेचर क्या होगा, TF हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, Q इक्वल टू MS डेल्टा T। तो इसी फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला बेस क्या है दोस्तों, यही फॉर्मूला है। अब दोनों का हीट क्या है, कोई उष्मा त्याग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी कि ये जो फॉर्मूला है, MS डेल्टा T इक्वल टू MS, यानी कि इसको MS M1 डेल्टा T1 और MS यानी कि M2S2 डेल्टा T2, यानी कि दोनों ये क्या होगा, बराबर होगा। दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देखिएगा, ये भी पानी है, ये भी पानी है। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक हीट होगा, दोनों का सेम होगा। तो S, जब थर्मल कंडक्टिविटी दोनों का सेम होगा तो ये S और S यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, मास। तो मास कितना में है, ये 1/2 है। 1/2। और टेम्परेचर मैंने क्या बताया दोस्तों कि 90 डिग्री से क्या होगा, ये कम होगा। तो 90 डिग्री से कम होगा तो 90 बड़े वाले को, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, तो ये 90 वाले बड़ा होगा, ये फाइनल छोटा होगा। तो यहाँ पे TF रख दिया हमने। फिर मास, इसका M2 मास कितना दिया गया है, M2S2। और चेंज इन टेम्परेचर ये M2S2 और ये डेल्टा 2 है। तो ये, अब इसका मास कितना होगा दोस्तों, इसका मास 7.5 यानी कि 3.5 लीटर दिया गया है। तो 7/2। और इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, इसमें TF को पहले रखेंगे, TF को पहले रखेंगे, -10 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो ये 2 से 2 से क्या हो गया दोस्तों, कट जाएगा। अब इसका अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 90 माइनस TF। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7TF माइनस 70। ये 70 माइनस में है, बराबर किस पर आएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 9 7 16, यानी कि 160 बराबर 8 TF। तो ये TF बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 160/8। 160/8। तो यहाँ से कितना बार में कटेगा, 8 का 8 8 2 16, यानी कि 20। कितना, 20। यानी कि जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा,
20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जब ठंडा इस 90 डिग्री सेल्सियस 1.5 लीटर पानी को ठंडे 10 डिग्री सेल्सियस 3.5 लीटर पानी को जब मिलाया जाता है तो इसका तापमान जो है कितने का हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 20 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 50 ग्राम द्रव्यमान की यानी कि मास कितना दिया गया है, 50 ग्राम मास कितना है, 50 ग्राम ठोस के एक अपेक्षित घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा। अपेक्षित घनत्व का मतलब क्या है दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, जिसे पानी में पूरी तरह डुबाने पर उसका वजन 10 ग्राम हो जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, कंटेनर है। जैसे कि दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक कंटेनर है। क्या है दोस्तों, कंटेनर है। इसमें क्या है, एक पानी, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें क्या है, ये क्या है दोस्तों, एक कंटेनर है। अब यहाँ पे कोई क्या है दोस्तों, जैसे कि ये कोई क्या है, बॉक्स है, ये तो पत्थर वगैरह कुछ भी है, ये कोई दरमान है, किसी कोई कोई भी चीज़ है, लकड़ी है, पत्थर है, कुछ भी है दोस्तों। तो इसका जब हवा में देखा जाता है तो इसका द्रव्यमान कितना था, 50 ग्राम था। कितना था, 50 ग्राम था। लेकिन जब इसको पानी में डुबा दिया गया, जब इसको पानी में डुबाया गया या डाला गया तो इसका वजन पहले कितना महसूस हो रहा था, 50 ग्राम। लेकिन पानी के अंदर इसका वजन कितना महसूस होने लगा, 10 ग्राम महसूस होने लगा। कितना महसूस होने लगा, 10 ग्राम होने लगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं कि जब कहीं तालाब वगैरह में आप अगर नहा स्नान करने या नहाने जाते हैं तो कोई पत्थर को आप बाहर में उठाइएगा और उसी पत्थर को अंदर आप लेके जाइएगा तो उसका वेट जो होगा वो कम महसूस होगा, बाहर की तुलना में पानी के अंदर कम महसूस होता है। तो इसका रिलेटिव डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इसका रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि जो वास्तविक द्रव्यमान इसका हवा में है, वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान कहाँ होगा, हवा में, यानी कि बाहर, पानी के बाहर हवा में, बट्टा भार में, द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी। तो द्रव्यमान कमी कहाँ होगा, द्रव्यमान में कमी यानी कि ये पानी में होगा, पानी के अंदर जाएंगे तब द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो वास्तविक भार कितना है, 50 है, और कमी कितने का आ रहा है, 50 - 10, 50 - 10, तो 50 बट्टा कितना हो जाएगा, 40। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 × 4, फिर कितना बचेगा, एक, यानी कि 4 दूना 8, 4 × 5 = 20। तो रिलेटिव डेंसिटी जो हो जाएगा 1.25, यानी कि यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि 100 - 100 डिग्री सेल्सियस बराबर फॉर्म हाइट होगा, यानी कि दोस्तों कितने फॉर्म हाइट होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है, 100 डिग्री यानी कि -100 डिग्री सेल्सियस कितने फॉर्म हाइट के बराबर होगा, कितने फॉर्म हाइट के बराबर होगा। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों कि सी अपॉन, फॉर्म हाइट को आगे रखते हैं दोस्तों कि F - 32/9 C/5, C/5। तो F बराबर हमें निकालना है -32/9 और C बराबर कितना है, -100 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 यानी कि -20 डिग्री सेल्सियस, 9 से उधर गुना हो जाएगा, -32, 9 दूना 18 यानी कि -180, -180। तो F इक्वल टू क्या होगा, -180 प्लस ये माइनस में है 32 तो बराबर के उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 10 में 2 जाएगा 8, 8 यानी कि 8, फिर यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में 3 4, 7 में 3 यानी कि -1, 148, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 148 डिग्री सेल्सियस, माइनस कितना हो जाएगा, 148 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे दोस्तों 148 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 248 दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, 148 कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 148, 148। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केजी और 15 केजी भार के दो बच्चे आलम से
क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर शीशों के एक तरफ बैठे हैं। एम केजी का एक लड़का शीशों के दूसरी ओर आलम से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठता है और शीशों संतुलन में है। एम ज्ञात कीजिए, यानी कि एम का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, एम का ज्ञात करने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये क्या है, एक बीम है, ये क्या है, बीम है। अब ये क्या है, फलक्रम है, जहां से ये रोटेट करता है, शीशो है ये। और यहां से यानी कि ये जो फलक्रम है, फलक्रम से 1 मीटर की दूरी पर, आगे लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों ये दूरी को, यानी कि 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है जिसका वजन कितना है, 30 केजी है। 1 मीटर की दूरी पर 30 केजी है। और एक दूसरा लड़का भी बैठा हुआ है जिसकी लंबाई कितना है, 1.2 मीटर है। ये 1 मीटर की लंबाई है और ये 1.2 मीटर की लंबाई है, 1.2 मीटर की लंबाई है। और इसका वजन कितना है, 15 केजी है। इसका क्या है, 15 केजी है। और यहाँ से सेम 1.2 मीटर की दूरी पर एक लड़का को बैठाया गया है जिसका द्रव्यमान क्या है, m केजी है। तो ये दोनों को क्या करना है दोस्तों, बैलेंस। तो यहाँ पे इस लड़के का द्रव्यमान कितना होगा कि ये शीशो या झूला जो है वो बैलेंस बना रहेगा, संतुलन में बना रहेगा। तो संतुलन बनाने के लिए दोस्तों हम क्या जानते हैं कि इस पॉइंट के अलोंग हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो यहाँ से हम डिस्टेंस को लेंगे, यानी कि दोस्तों, यानी कि इधर का द्रव्यमान और डिस्टेंस को और इधर का द्रव्यमान डिस्टेंस को बैलेंस कर, इक्वल करना है। यानी कि दोस्तों इसमें हम क्या जानते हैं कि जो 15, यानी कि इधर का द्रव्यमान गुना डिस्टेंस फुलक्रम से 1.2 प्लस 30 गुना ये इसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर रहेगा, इक्वल टू m केजी द्रव्यमान इंटू 1.2। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो 15 दूना 30 के 0, 15 का 15, 3 18। तो ये कितना हो जाएगा, 18 प्लस 30 का 30 इक्वल टू m इंटू 1.2। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको इधर ले जाते हैं ताकि कैलकुलेशन सुविधा हो। 30 10 40 8 48। तो m का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 48 अपॉन 1.2। अब इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो ऊपर चला जाएगा 0, 12 चौके 48, यानी कि 40 केजी। तो इस बच्चे का जो द्रव्यमान होगा वो 40 केजी का होगा, तब जाके ये झूला क्या होगा, संतुलन में होगा। क्या होगा, संतुलन में होगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश के अनुपात में बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा डैश के अनुपात में बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। हम क्या जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यानी कि मास जो है, द्रव्यमान दोनों के केस में क्या होगा, सेम होगा। द्रव्यमान क्या होगा, दोनों के केस में सेम होगा। 54 किलोमीटर का स्पीड होगा तब भी, और 90 किलोमीटर होगा तब भी द्रव्यमान सेम होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों कि हमें इसका रेशियो पूछा है, अनुपात। तो अनुपात जब पूछा जाए तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 m। तो v हमारा इनिशियल किसको बोलेंगे दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v बराबर हमारा जो v1 होगा, या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम इनिशियल की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा u होता है, तो वो कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लेंगे बट्टा ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या स्पीड लेंगे, वेलोसिटी को लेंगे, तो ये 90 हो जाएगा, 90। अब देखिए दोस्तों, ये 1/2 m और ये 1/2 m दोनों क्या है, सेम है, कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। अब इसको काटते हैं, 18 18 पचे 90, फिर 18 54 18 5 90, 18 5 90। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 3 9 और 5 5 25, 5 5 25। यानी कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बट्टा फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो 9 बट्टा क्या होगा, 25 होगा। क्या होगा, 9 बट्टा
25 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लकड़ी के एक टुकड़े के घन जिसका भार 80 न्यूटन है के भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो जी बराबर इतना लेना है, लकड़ी का घनत्व तो इतना है, यानी कि जो भार दिया गया है, वेट जो दिया गया है वो कितना है दोस्तों, 80 न्यूटन दिया गया है, 80 न्यूटन दिया गया है, वेट कितना है 80 न्यूटन है, और इसका जो डेंसिटी दिया गया है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, और जी का जो मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें दोस्तों क्या चाहिए, जैसे कि घन की लंबाई पूछा गया है, तो जैसे कि ये हमारा क्या है, घन है, क्या है ये, घन है, तो घन की लंबाई पूछा गया है, तो घन की सभी लंबाई चौड़ाई क्या होगा, सभी आपस में बराबर होगा। तो घन की लंबाई यानी कि हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम निकालने के बाद यहाँ पे v इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम निकालने के बाद, वॉल्यूम निकालेंगे तो v इक्वल टू हमारा एल क्यू हो जाता है, तो यहाँ से हम एल को निकाल लेंगे, भुजा को यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो इसके पहले हमें डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, क्या क्या दिया गया है, डेंसिटी मालूम है, मास हमें निकालना है, तो मास कैसे निकालेंगे, क्योंकि वेट बराबर जो होता है वो क्या होता है, mg होता है, वेट बराबर mg होता है, तो mg इक्वल टू हम यहाँ पे वेट के जगह पर क्या रख देंगे, 80 न्यूटन रख देंगे, जी का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो यहाँ पे m बराबर निकल जाएगा आराम से, जी का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, यानी कि मास कितना निकल जाएगा, 8 ग्राम, कितना निकल जाएगा, 8 ग्राम, तो द्रव्यमान भी यानी कि यहाँ पे मास भी कितना निकल गया, 8 ग्राम निकल गया। तो अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे, यानी कि मास बट्टा डेंसिटी, मास बट्टा डेंसिटी, मास कितना है, मास तो दोस्तों 8 kg निकल चुका है, डेंसिटी कितने का है, तो डेंसिटी 1 है, डेंसिटी क्या है, 1 है, डेंसिटी कितना है दोस्तों, 1 है, 1 है, डेंसिटी 1 है, डेंसिटी 1 हो गया। तो यहाँ पे हम, एक सेकंड दोस्तों, ये जो हमारा जी तो है, लेकिन मास हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एसआई यूनिट में आएगा, मास तो 8 ग्राम आ गया, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास जो होगा, जैसे कि ये 8 न्यूटन है, तो न्यूटन हमारा एसआई यूनिट में होता है, मास केजी में होगा, मास यानी कि न्यूटन हमारा क्या होता है, वेट जो हमारा एसआई यूनिट में है, तो ये हमारा जी भी हमारा एसआई यूनिट में है, क्योंकि यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है, तो जो मास भी आएगा हमारा एसआई यूनिट में आएगा, एसआई यूनिट में, यानी कि 8 kg आएगा, कितना आएगा, 8 kg आएगा, मास कितना आएगा, 8 kg, तो यहाँ पे 8 kg है, तो 8 kg डेंसिटी 1 हो जाएगा, 8 kg। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, अ, यहाँ पे 8 kg में है, तो इस केजी को क्या करेंगे हम, ग्राम में बदल लेंगे, क्या करेंगे, ग्राम में बदल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8000 ग्राम अपॉन 1, 8000 ग्राम अपॉन 1, तो ये वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, एल क्यू लिखेंगे, और ये 8000, 8000 हो जाएगा, तो ये एल क्यूब, तो 8000 देखिए दोस्तों, ये 8000 किसका क्यूब है, ये 20 का क्यूब होता है, 8000 किसका क्यूब होता है, 20 का क्यूब होता है, यानी कि जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये जब पावर सेम होता है तो बेस क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर का है, ऑप्शन नंबर बी नंबर का है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि 8 ओम और 60 ओम के दो प्रतिरोध को 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर में जोड़ा जाता है, तो आर ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों दो रेजिस्टेंस है, क्या है, दो रेजिस्टेंस है जिसको पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है, पहला क्या है, एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और दूसरा क्या है, 60 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन के आता है, इक्विवेलेंट, वो कितने का रेजिस्टेंस है, वो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितने का है, 24 ओम का है, तो यहाँ पे इस आर का वैल्यू निकालना है, यानी कि दोस्तों 1/r इक्वल टू हम क्या जानते हैं, समांतर क्रम में होता है तो जब इक्विवेलेंट निकालना होता है तो 1/r प्लस 1/r2, लेकिन ये आर इक्विवेलेंट क्या है, पहले से दिया गया है, आर इक्विवेलेंट पहले से दिया हुआ है, यानी कि 1/24, इक्विवेलेंट क्या है, 24,
आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना है 24 दिया गया है, तो 1/24, और ये R1 बराबर पहला आर दिया गया है, इसी को निकालना है, प्लस 1/60। अभी 60 को बराबर के उस पार ले जाएंगे, यानी कि 1/24 -60 -60, तो 60 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 24 चौक 96, 60 दोनों 120, 120, तो 24 24 चौक 96, 24 पच्चे 20 -60 दोनों 120, यानी कि 3/120, तो 3 से काटेंगे तो कितना बार में 40, 40, यानी कि 1/r। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि 1/r इक्वल टू 1/40। जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 40 ओम, 40 ओम, यानी कि यहाँ पे इस R का मान कितना होगा 40 ओम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर का है। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, डी नंबर का है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुछ प्राथमिक उपचार बक्सों में एंटीहिस्टामाइन पाए जाते हैं, तो इन दवाओं को कब लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो एंटीहिस्टामाइन है, दो चीज दोस्तों, एक क्या है पैरासिटामोल, क्या है पैरासिटामोल, पैरासिटामोल है, और एक एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामाइन जो है, एंटीहिस्टामाइन, ये दोनों दवाइयों को दोस्तों, जब दर्द शरीर में क्या होता है, दर्द होता है या बुखार होता है, दर्द या बुखार होता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। दर्द और बुखार में इस्तेमाल किया जाता है एंटीहिस्टामिन और पैरासीटामोल, एंटीहिस्टामिन और पैरासीटामोल दर्द और बुखार में किया जाता है, यानी कि बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के त्वरण का 1/6 है। एक अंतरिक्ष यात्री का वजन चंद्रमा पर कितना होगा यदि उसका वजन पृथ्वी पर 90 kgf है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या है, दो ग्रह है, एक क्या है पृथ्वी है, और दूसरा हमारा उपग्रह चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा है। अब हम क्या जानते हैं दोस्तों कि जो दिया क्या क्या गया दोस्तों, पहले ये लिखिए, पहले क्या दिया गया है कि पृथ्वी में अगर इसकी द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान की, देखिए पृथ्वी का वजन भार, यानी कि भार यहाँ पे देखिए वेट दिया गया है, वेट कितना दिया गया है 90 kgf, किलोग्राम फोर्स, 90 kgf यानी कि किलोग्राम फोर्स दिया गया है, और चंद्रमा पर वेट कितना होगा ये निकालना है, ये हमें निकालना है। अब ये पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है दोस्तों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन चंद्रमा पर अगर जी की बात करें तो कितना होता है, चंद्रमा पर जी की बात करें ये कितना होता है, तो ये G/6 होता है, G/ क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ पे जी यानी कि 10/ क्या होगा 6 होगा, 10/6 होगा, 10/6 होगा। अब ये पृथ्वी पर इतना है, लेकिन चंद्रमा पर वेट कितना होगा, चंद्रमा पर वेट कितना होगा ये पूछा गया है, इतना पूछा गया है, तो यहाँ पे चंद्रमा का वेट कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर वेट कितना हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों हमारा वेट कितना क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास कितना दिया गया है 90, और ये कितना हो जाएगा 10/6, 10/6 यानी कि 15 का 10/6 यानी कि 6 का 6, फिर 15 छक्के 90, यानी कि 150, कितना हो जाएगा 150 ग्राम, यानी कि पृथ्वी चंद्रमा पर कितना हो जाएगा 150 न्यूटन का भार होगा। जब 90 kgf का जो वेट होगा वो कितने का हो जाएगा चंद्रमा पर 150 का, यानी कि यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर का क्या होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों वेट की जगह पर मास लिख दीजिएगा, kgf। देखिए दोस्तों ये मास को यहाँ पे दोस्तों ये kgf में क्यों लिखा गया है, क्योंकि मास और वेट को kgf में यानी कि किलोग्राम फोर्स में लिखा जाता है, तो इसको कभी कभी फोर्स के रूप में भी कंसिडर किया जाता है, और कभी कभी द्रव्यमान के रूप में भी कंसिडर कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पंप की शक्ति, एक पंप की शक्ति वॉट में ज्ञात कीजिए यदि यह 30 मिनट में 1 टन पानी 90 मीटर तक उठा सकता है, 100% क्षमता मान लीजिए, और जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, हाइट से संबंधित बोला गया है। पहले बात दोस्तों, पावर हमारा क्या होता है, शक्ति यानी कि पावर, पावर हमारा होता है वर्क अपॉन
टाइम, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। तो पावर हमारा हाइट दिया गया है, तो हाइट से जब भी संबंधित हो तो mgh फॉर्मूला हम लगाते हैं। mgh कार्य या ऊर्जा दोनों क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, चाहे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो, चाहे हीट एनर्जी के फॉर्म में हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में भी हो, कार्य और ऊर्जा समान होता है। तो यहाँ पे mgh हो गया। अब डाटा क्या क्या दिया गया है ये देखिए दोस्तों, हाइट कितना दिया गया है, 90 मीटर दिया गया है, और टाइम कितना है, 30 मिनट है। तो इसको मिनट को सेकंड में चेंज कर देंगे, 30 गुना 60, तो ये सेकंड में आ गया। अब 1 टन द्रव्यमान की बात करें दोस्तों, मास कितना दिया गया है, मास बराबर 1 टन है। कितना है, 1 टन। तो 1000 केजी बराबर 1 टन होता है। 1000 केजी बराबर कितना होता है, 1 टन होता है। अगर 100 किलो है या 100 केजी है तो वो 1 क्विंटल होता है। 1 क्विंटल होता है, 100 केजी होता है तो वो 1 क्विंटल होता है। यहाँ पे 1000 केजी मास हो गया। अब क्या बोला गया है कि इफिशियंसी 100% है, तो यहाँ पे 100% इफिशियंसी पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और वर्क क्या है, mgh, तो मास कितना हो गया, 1000 टन। 1000 टन, जी बराबर 10 हो गया। हाइट कितना है, 90 मीटर हो गया। टाइम की बात करें तो 30 इंटू 60 हो गया, 60, 1020, 1020, ये कितना हो गया, 6 18, 6 18, 18 पचे 90, 18 पचे 90, और ये 100 से 100 कट जाएगा। अगर यहाँ पे क्षमता 60% होता तो 60/100 करते हैं, 40% होता तो 40/100 करते हैं। तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, ये 6 3 18 पचे 90, यानी कि 500, यानी कि 100 गुना 5, 100 गुना 5, यानी कि पावर जो हो जाएगा वो 500 वॉट का हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा, 500 वॉट का हो जाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डैश को पढ़ने और लिखने के लिए एक भंडारण माध्यम आमतौर पर एक डिस्क तैयार करना है, एक डिस्क तैयार करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई भी अगर फॉर्म, जैसे कि अगर हम ईमेल कहीं करते हैं दोस्तों, या ईमेल कुछ आता है तो उसका एक फॉर्मेट होता है। अगर अगर हम जहां से भेज रहे हैं, ये फ्रॉम, वहां से क्या होता है, फ्रॉम, यानी कि सेंडर के पास क्या होता है, फ्रॉम होता है, और रिसीवर के पास क्या होता है, टू होता है। तो ये क्या होता है, एक फॉर्मेट बना होता है। क्या होता है, एक फॉर्मेट बना होता है। यानी कि डैश को पढ़ने और लिखने के लिए भंडारण माध्यम आमतौर पर एक डिस्क तैयार करना है, यानी कि फॉर्मेट को, क्या चीज, फॉर्मेट को। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि एक फॉर्मेट के माध्यम से ही हम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आधार इकाई नहीं है, आधार इकाई नहीं है। तो देखिए दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट की बात करें, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। जैसे दूरी की बात करें तो ये क्या होता है, मीटर होता है। टाइम की बात करें तो सेकंड होता है। तापमान की बात करें तो केल्विन होता है, केल्विन होता है। और पदार्थ की मात्रा की बात करें तो वो क्या होता है, मोल होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो वो क्या होता है, कैंडेला होता है। और कैंडेला होता है। अगर धारा की इकाई बात करें, करंट की, तो उसको हम किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं, एम्पियर में। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और एक क्या बच गया, समय हो गया, डिस्टेंस हो गया, यानी कि समय हो गया, तापमान हो गया, मोल हो गया, कैंडेला हो गया, एम्पियर हो गया, और एक क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम, मास, मास का यानी कि केजी, मास का यानी कि केजी। तो ये 7 क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। मीटर किसका इकाई है, तो विस्थापन आने की दूरी की। सेकंड किसका है, समय का है, सेकंड समय का। केल्विन किसका है, तापमान का है। और ये पदार्थ की मात्रा का है। मोल किसका है, पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का। कैंडेला क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का। कैंडेला किसका है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का। ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस का होता है। एम्पियर किसका होता है, धारा का, करंट का। और केजी किसका होता है, द्रव्यमान का होता है। क्या किसका होता है, द्रव्यमान का। तो ये 7 क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा, मोल भी है, मोल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। मोल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। एम्पियर भी फंडामेंटल यूनिट है, कैंडेला भी है। लेकिन रेडियन क्या है दोस्तों, यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट नहीं है,
फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के तार के प्रतिरोध आर, चालकता रो और लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट का एरिया क्या है, ए के बीच सही संबंध है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रो अपॉन एल, यानी कि रो रेजिस्टेंस जो होता है रो एल अपॉन एरिया होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे ये क्या दर्शाता है, विशिष्ट रेजिस्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को दर्शाता है। ये क्या है, ये रेजिस्टिविटी को दर्शाता है, रेजिस्टिविटी। ये क्या दर्शाता है, रेजिस्टिविटी को दर्शाता है, रेजिस्टिविटी को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, ये चालकता। तो जो रेजिस्टिविटी होता है, जो रेजिस्टिविटी होता है दोस्तों, या चालकता जो होता है, यानी कि चालकता, चालकता जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का, यानी कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का, प्रतिरोध का। ये चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध क्या था, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे इस आर के, आर तो सेम रहेगा, लेकिन इस रो की जगह पर, इस रो की जगह पर यहाँ पे ये चालकता, यानी कि ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का। तो यहाँ पे इस रेजिस्टिविटी के जगह पर हम क्या करेंगे, ये रो को 1 बाय रो लिखेंगे, 1 बाय रो लिखेंगे, और एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। तब जाके इसका क्या होगा फॉर्मूला, आर रो, आर रो ए इक्वल टू एल, इक्वल टू एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे दोस्तों ये रो, यानी कि ये रो है, ये क्या है, रो है। ये क्या हो जाएगा, ये बी नंबर का ऑप्शन होगा, यानी कि आर रो ए इक्वल टू एल, यानी कि यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो यहाँ पे आर ए इक्वल टू रो एल होता है, लेकिन ये हमारा रेजिस्टिविटी के रिलेशन में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि चालकता के अकॉर्डिंग, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे 1 बाय कंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक गियर वाली रेलगाड़ी में बड़ी चक्री के 18 दांत और जबकि छोटी चक्री के 8 दांत हैं, तो बड़ी चक्री के प्रत्येक 16 चक्कर पर छोटी चक्री बार कितनी बार आने के घूमेगा, कितनी बार, यानी कि यहाँ पे डैश होगा कि कितनी बार चक्र डैश बार घूमती है, तो कितनी बार घूमती है। तो देखिए दोस्तों, गियर ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है गियर का, कि एन बाय एन टू इक्वल टू डी टू अपॉन डी वन, डी टू अपॉन डी वन। ये क्या होता है, गियर ट्रेन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों, गियर ट्रेन का फॉर्मूला होता है। या तो दोस्तों इसको एक और कह सकते हैं, डी टी टू अपॉन ई वन, अपॉन टी वन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दांत, यानी कि डी टू डी वन हो गया ड्राइव। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गियर ट्रेन का क्या है, यानी कि दांत, चक्री के, बड़ी चक्री के 18 दांत है, बड़ी चक्र का डी वन यानी कि 18 दांत है, क्या है, और डी टू बराबर क्या है, टीथ, टी, यहाँ पे डी वन दोस्तों टीथ लेना है, यहाँ पे टी वन लेना है। टी वन यानी कि टी वन बराबर कितना दांत है, 18 दांत है, और टी टू यहाँ पे कितना दिया गया है, 8 दांत दिया गया है। टी टू, टी से टीथ हो जाएगा दोस्तों, और एन से हमारा नंबर ऑफ रोटेशन, चक्कर, और एन वन बराबर कितना दिया गया है, 18 चक्कर दिया गया है, क्या 18 चक्कर दिया गया। तो यहाँ पे एन टू का रेवोल्यूशन हमें निकालना है कि कितना चक्कर हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा, टीथ और एन से रिलेशन है, यानी कि एन वन, यहाँ पे इस फॉर्मूला को देखते हैं दोस्तों, यानी कि एन वन अपॉन एन टू इक्वल टू टी टू अपन टी वन, टी टू अपन टी वन। तो एन वन बराबर कितना दिया गया दोस्तों, एन वन बराबर जो है यहाँ पे 16 दिया गया है, एन वन बराबर कितना है, 16 होगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 16 रखेंगे, क्या रखेंगे, 16।
और N2 बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। तो T2 बराबर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। T2 बराबर 8 और T1 बराबर 18 18। अब यहाँ से अगर N2 हमें निकालना है तो N2 निकालना है तो यानी कि 16 गुना 18 बट्टा 8 8। तो 8 से काटेंगे तो 8 एक 8, 8 दूना 16, यानी कि N2 बराबर हो जाएगा 18 दूना 36, 18 दूना 36 रेवोल्यूशन, यानी कि सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। मीटर डैश का मात्रक है, फेराड प्रति मीटर डैश का मात्रक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की बात बता दो दोस्तों। फेराड, फेराड जो है किसकी इकाई है, फेराड जो है दोस्तों किसकी इकाई है, फेराड किसकी इकाई है, तो ये परमिटिविटी का होता है, परमिटिविटी। और परमिटिविटी को क्या बोलते हैं, प्रवैद्युतांक बोलते हैं, प्रवैद्युतांक बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे इसका आंसर बी नंबर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, पर पारगम्यता, इसको क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। तो इसका यूनिट की बात करें परमिएबिलिटी का, तो इसका होता है हेनरी पर मीटर। इसका क्या होता है दोस्तों, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर होता है, हेनरी पर मीटर होता है, हेनरी पर मीटर। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं हेनरी पर मीटर। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी लीवर का उदाहरण है, प्रथम श्रेणी का उदाहरण। तो प्रथम श्रेणी यानी कहने का क्या मतलब दोस्तों, अगर फर्स्ट श्रेणी का है यानी कि उसमें फलक्रम क्या होगा, बीच में होगा। सेकंड की बात करें तो उसमें लोड बीच में होगा, लोड बीच में होगा। और थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या होगा, इफर्ट बीच में होगा, इफर्ट क्या होगा, बीच में होगा, इफर्ट बीच में होगा। तो बर्फ की चिमटा ये थर्ड क्लास का लीवर है, क्या है दोस्तों, थर्ड क्लास का, थर्ड क्लास का लीवर है। और पहिया वाला ठेला की बात करें दोस्तों तो ये सेकंड क्लास का लीवर है, ये क्या है, सेकंड क्लास का। कैंची का युग्म यानी कि फलक्रम बीच में होता है तो ये सेकंड क्लास का, ओ सॉरी फर्स्ट क्लास का लीवर है, ये क्या है, फर्स्ट क्लास का लीवर है। और अगर ये इसकी बात करें नट क्रैकर की, तो नट क्रैकर हमारा किसका है, ये सेकंड क्लास का लीवर है। वन 1.5 ग्राम नाइट्रोजन जूल पर ग्राम में के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त उष्मा ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों गुप्त उष्मा यानी कि लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा कहने का मतलब क्या है कि लेटेंट हीट ज्ञात करना है। यानी कि लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, Q इक्वल टू एम एल, Q इक्वल टू एम एल। तो एल से हमारा क्या दर्शाता है, यहाँ पे लेटेंट हीट को दर्शाता है। और इसी एल को यहाँ पे निकालना है, इसी एल को निकालना है। अब क्या क्या दिया गया है दोस्तों, मास कितना दिया गया है, ये एम से मास है तो मास 1.25 ग्राम दिया गया है। और एल हमें क्या करना है, निकालना है। Q बराबर 250 जूल दिया गया है, तो एल बराबर हम क्या रखेंगे, Q अपॉन एम हो जाएगा। तो Q बराबर 250 जूल, Q बराबर 250 जूल बट्टा मास कितना है, तो 1.25, 1.25। ये पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो 125 दूना 250, 250 यानी कि 2 जीरो यानी कि 200, यानी कि जो लेटेंट हीट हो जाएगा वो क्या होगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब लेटेंट हीट की एसआई यूनिट की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 200। ऊपर में हीट है हमारा, हीट को क्या मानते हैं, जूल। और नीचे क्या है, मास, मास को हमारा एसआई यूनिट में लेंगे तो केजी और सीजीएस में लेंगे तो ग्राम। तो यहाँ पे 200 यानी कि यहाँ पे सी नंबर का और डी नंबर का सही आंसर होगा। बड़े पैमाने पर 5000 किलो का एक ट्रक 25 मीटर से 25 मीटर प्रति सेकेंड 25 मीटर प्रति सेकेंड से 35 मीटर प्रति सेकंड तक तेज होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा मेगा जूल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 25 मीटर प्रति सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 35 मीटर प्रति सेकंड। मास कितना है, 5000 केजी, 5000 केजी। तो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन, मास यहाँ पे हम 5000 केजी रखेंगे। फिर वेलोसिटी 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का यहाँ पे पहले लिखते हैं दोस्तों, 35 का स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 1/2। अब इसको दोस्तों इसको यहाँ पे काट देते हैं, 2 से काट देंगे तो ये क्या होगा, यानी कि 2500। और 35 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों 12 25 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है।
तो ये 2500, और इसमें जब घटाएंगे तो कितना होगा, 12,625 में जाएगा तो कितना बच जाएगा, यानी कि 5 में 5 जाएगा 0, फिर 2 में 2 जाएगा 0, फिर 12 में 6 जाएगा 6, यानी कि 600, यानी कि 25 गुना 6, 25 छक्के, 25 छक कितना होता है दोस्तों, 150, 25 छक 150, और 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, 4 जीरो, कितना हो जाएगा 4 जीरो। यानी कि मेगा मतलब क्या होता है दोस्तों, एक मेगा की बात करें तो 10⁶ होता है। एक मेगा बराबर कितना होता है, 10⁶। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर पॉइंट बैठा देते हैं, यहाँ पे अगर हम पॉइंट बैठा देते हैं तो 1.5 इंटू 10⁶, और 1.5 मेगा का मतलब यहाँ पे मेगा है जाएगा, यानी कि 6 की जगह पर मेगा, और यहाँ पे जूल हो जाएगा। इतना ये जूल में है, अब इसको मेगा जूल में, यानी कि 10 की पावर 5 की 6, यानी कि 1.5 यानी कि यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2.5 किलो ओम के प्रतिरोध के पार भी में विभवांतर ज्ञात कीजिए जिसके माध्यम से 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यानी कि ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है दोस्तों, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज हमारा निकालना है, करंट कितना दिया गया है 2.5 किलोवाट में है, तो किलोवाट को हम के पावर 3 लिखते हैं, इनटू रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 2 माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, तो मिली का मतलब होता है 1 मिली बराबर, 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ 10⁻³ होता है, तो 10 यहाँ पे -3, और एम्पियर के यहाँ पे एम्पियर लिख देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 10 ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि 25 दूना 50, 25 दूना 50, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 5 वोल्ट। करंट कितना, वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष में जारी की जाने वाली लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किस संगठन का प्रमुख प्रकाशन है, किस संगठन का प्रमुख प्रकाशन है, तो देखिए दोस्तों, जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, फंड फॉर नेचर किसके द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा किया जाता है, दिया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, तो प्रकृति संरक्षण के लिए वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्वव्यापी कोष, यानी कि यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो देखिए दोस्तों, ये प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करता है, लिविंग प्लेनेट यानी कि जो दोस्तों जो ग्रह है, लिविंग प्लेनेट यानी कि वैसे ग्रह जहाँ पे लोग रहते हैं, या तो प्लांट के बारे में कह सकते हैं कि पेड़ पौधे के बारे में जो होते हैं, तो यहाँ पे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे बी नंबर का क्या उसे आंसर हो जाएगा। दो बाइनरी नंबर इतना और इतना का योग डैश है, तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पहले बाइनरी के बारे में पढ़ा कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो बाइनरी नंबर पढ़ा, ऑक्टल नंबर के बारे में जाना, फिर डेसिमल नंबर के बारे में जाना, फिर हेक्साडेसिमल के बारे में जाना। तो अगर हम दोस्तों डेसिमल नंबर वगैरह को जोड़ते हैं, तो जैसे कि 3 2 5 5 6 3, इसको जोड़ते हैं तो 5 5 10 के 0, 6 2 8 और 1 9, फिर 3 3 6, इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं। लेकिन जब बाइनरी नंबर को जोड़ना होता है तो इसका एक अलग प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, एक एडिशन भी इसमें किया जाता है और एक सब्सट्रैक्शन भी किया जाता है। तो यहाँ पे एडिशन है, तो एडिशन के बारे में हम लोग जानते हैं। एडिशन क्या है दोस्तों, अगर 1 और 0 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 0 और 1 जोड़ेंगे तब भी 1 होगा, तब भी 1 होगा, और अगर 0 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन 1 और 1 अगर जोड़ेंगे तो हमारा क्या होता है, 11 होता है, ओ सॉरी 10 होता है। 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। लेकिन अगर 111 आ जाए तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या होता है, 11 होता है। 111 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 11 होता है। तो इनमें से दोस्तों ये 0 हमारा लिखेंगे और अगला हमारा क्या होगा, यानी कि कैरी चला जाएगा, ये क्या होगा, कैरी चला जाएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको एडिशन करते हैं, तो क्या क्या दिया गया, पहले इसको लिखते हैं 1 1 0 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 4 3 7 हो गया। अब इसको इसके नीचे लिख देते हैं 1 1 0 0 1 0 1। इसको क्या करना है, जोड़ना है। इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या बोले दोस्तों, अगर 1 1 को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, 1 1 को जोड़ेंगे तो 10, तो 10 हो जाएगा दोस्तों। तो 10 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, बाकी यहाँ तो 1 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, 0 का 0
1 कैरी, तो ये 1 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो फिर 1 और 1 जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। फिर 10 के बदले यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो, फिर यहाँ से फिर क्या बच जाएगा, एक कैरी आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक हो जाएगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि ट्रिपल वन हो गया। तो ट्रिपल वन कहने का मतलब क्या होता है, 11। तो 11 होगा, तो 11 में एक को यहाँ पे लिखेंगे, बाकी यहाँ एक चला जाएगा, तो एक यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक 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 और एक जोड़ेंगे कितना होगा, 10। 10 का कितना हो जाएगा, जीरो, बाकी यहाँ फिर एक, फिर यहाँ पे एक रखेंगे, फिर एक जीरो जीरो जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे एक होगा, फिर एक और एक जोड़ेंगे तो 10। 10 में फिर करेंगे जीरो, फिर बाकी एक यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक दो तीन, यानी कि तीन तो एक रहेगा, इसको जोड़ने पर 11 आता है, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। तो ये क्या आ गया दोस्तों, रिजल्ट आ गया कि जब दो बाइनरी नंबर को जोड़ते हैं तो ये रिजल्ट आ गया। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 1 1 0 1 0 1 0, यानी कि 1 1, दो टू 1 1, यानी कि डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा दोस्तों, डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि 200 ग्राम द्रव्यमान के एक पात्र की उष्माधारिता ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने पहले कहा था दोस्तों, उष्माधारिता यानी कि हीट कैपेसिटी निकालने के बारे में पूछा गया है। हीट कैपेसिटी क्या है, ये हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी जब भी निकालने की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, तो हीट कैपेसिटी निकालना है, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल हीट, टोटल क्या होगा, हीट सप्लाइड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, या तो चेंज इन एनर्जी या तो चेंज इन टेम्परेचर, या तो हीट एनर्जी या तो चेंज इन टेम्परेचर, कुछ भी ये हो सकता है। तो ये हमारा हीट कैपेसिटी आ जाएगा निकल करके। तो हीट कैपेसिटी में दोस्तों यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, यानी कि क्यू बराबर कितना है, 2000 जूल, 2000 जूल। और तापमान बढ़ जाता है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया गया है, 8 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, यानी कि हमें क्या चाहिए, 2000/8, 2000/8। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी यानी कि 8 × 8, फिर 8 × 8, फिर 8 दूना 16, 8 दूना 16, यानी कि 4 8 पचे 40, और एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो ऊपर में क्या है हमारा, हीट है, हीट को हम क्या लिखते हैं, जूल, नीचे क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम क्या लिखेंगे, केल्विन, यानी कि हीट कैपेसिटी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 250 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ए नंबर का ऑप्शन, ए नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, धातु की क्षण का प्रतिरोध डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों, धातु का प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं दोस्तों, रो L/A, यानी कि रेजिस्टेंस किस पर, ये रेजिस्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस हमारा लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, जो कि लंबाई है डिपेंड करता है, एरिया है, एरिया है, तो एरिया पर भी डिपेंड करता है, और ये घनत्व पर भी डिपेंड, डेंस, ये इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यानी कि ये रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, और तापमान पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम अधिक तापमान बढ़ा देंगे तो उसके थ्रू से करंट क्या होगा, स्लो हो जाएगा, करंट क्या होता है, स्लो होना, स्लो फ्लो करता है, यानी कि डेंसिटी पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस जो है या प्रतिरोध, प्रतिरोध किस पर डिपेंड नहीं करता है, डेंसिटी यानी कि घनत्व पर डिपेंड नहीं करता है। बाकी ये किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और इसके अलावा रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है दोस्तों, हर एक पदार्थ का अलग अलग होता है, जैसे कि अगर लकड़ी में करंट पास करेंगे तो उसमें करंट नहीं पास होगा, लेकिन अगर धातु में करंट पास करेंगे तो उसमें करंट पास होगा, क्योंकि वो उसका रेजिस्टिविटी धातु का क्या होता है, कम होता है, धातु का क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक घिरनी निकाय की दक्षता ज्ञात कीजिए, यानी कि इफिशियंसी, क्षमता क्या होगा, जिसका आंतरिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है 2.5 दिया गया है, जहां रस्सी को 10 मीटर खींचने पर भार इतना गया, यानी कि देखिए दोस्तों, इफिशियंसी जो हमारा होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, अपन वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो हम क्या जानते हैं दोस्तों, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट, यानी कि जो विस्थापन, प्रयास के द्वारा जो विस्थापन किया जाएगा, विस्थापन द्वारा, प्रयास द्वारा विस्थापन, प्रयास द्वारा विस्थापन, प्रयास द्वारा विस्थापन बट्टा भार द्वारा विस्थापन, ये क्या होगा, विस्थापन, यहाँ पे भी विस्थापन होगा, विस्थापन और भार द्वारा विस्थापन,
प्रयास द्वारा विस्थापन, भार द्वारा विस्थापन। तो वेलोसिटी रेशियो यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट, प्रयास यानी जहां रस्सी को 10 मीटर तक खींचने के लिए भार को इतना मीटर तक उठाया जाता है, यानी कि खींचने के लिए 10 मीटर, यानी कि इफर्ट जो दिया गया है 10 दिया गया है, और ये 2.5 क्या दिया गया है, भार दिया गया है। तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे, अब इसको काटेंगे तो 25, इस पॉइंट को हटा देंगे तो 1 जीरो ऊपर, 25 का 25, 25 चौक 100, यानी कि वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। तो इफिशियंसी निकालने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज 2.5 अपॉन 4, और इफिशियंसी निकालने के लिए हमेशा 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 1 जीरो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 1 जीरो पॉइंट के बदले नीचे, पॉइंट के बदले 1 जीरो नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 जीरो से, यानी कि इसको 1 सेकंड दोस्तों, इसको डायरेक्ट करते हैं तो 5 एका 5, 25 अठी 40, 25 अठी 40, ओह सॉरी सॉरी, 1 सेकंड दोस्तों, 5 पचे 25 और 25 अठी 40, इसको काटेंगे कितना, बड़ी अठी 96, और 96 ने की फिर 8 पचे 40, यानी कि 12.5 के आसपास। तो 12.5 को गुना करेंगे, यानी कि 12 पचे 60, 12 पचे 60, और 60 के आसपास एक ही ऑप्शन है ए नंबर का। तो यहाँ पे 62.50% क्या हो जाएगा, घिरने का क्षमता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो ये हमारा तो दोस्तों आज का क्या था, अंतिम क्वेश्चन था। ये क्या था दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन था। यानी कि देखिए दोस्तों, जो एग्जाम होता है ना, तो वो 40 क्वेश्चन कहने का था, 40 क्वेश्चन कहने का था, लेकिन इसमें 37 से 38 क्वेश्चन ही बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का पूछा गया था। तो यहाँ तक दोस्तों आई होप एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और फिर मैंने दोस्तों बताऊंगा कि कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर आप जांच पा रहे हैं अपने आप को, तो वो ये बहुत अच्छी बात है कि कितना स्कोर आ रहा है। अगर देखिए दोस्तों, अगर 37 में से, अगर 37 क्वेश्चन टोटल था दोस्तों, तो इसमें से अगर आपका 30 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, 30 क्वेश्चन के आसपास बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा इस 37 में। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का स्कैनर है, यहाँ से स्कैन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।